तो चलिए दोस्तों शुरू करने वाले हैं आज का टॉपिक। और आज है हमारा ईवीएस ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर फॉर एसकेएमयू दुमका सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि पर्यावरण अध्ययन सेमेस्टर 1 का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों को करेंगे। और उससे पहले मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव किस टाइप से आते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिव्यू है, अभी सभी का आंसर कराऊँगा। देखिए मुझे ना अब थोड़ा डर लगने लगा है एंड क्या बताऊँ, थोड़ा फील हो रहा है डिप्रेशन जे टाइप से, क्योंकि मैं आप लोग के साथ टाइमिंग इतना स्पेंड करने लगा हूँ। जैसे यूट्यूब में आपको दे देता हूँ टाइमिंग, वीडियो बनाता हूँ आप लोग के 2 वीडियो दिन भर में। ठीक है, और सागर साह वाले चैनल पे 2 वीडियो, मतलब 4 वीडियो। टाइमिंग लग जाता है मेरा लगभग 6 घंटा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को तैयार करने के लिए मुझे पहले खुद पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए खुद का पढ़ना पड़ता है मुझे खुद। ठीक है, और सेकंड चीज़, जो मेरा सागर साह वाला चैनल है वैकेंसी वीडियो जिसमें आता है, उसको वहाँ पे वैकेंसी डालने के लिए मुझे डेली लगभग 4 पेपर पढ़ना पड़ता है। 4 से 5 पेपर कभी पढ़ना पड़ता है, कभी 4 पेपर। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट्स को छानना पड़ता है। कुल मिला के मेरा 7 घंटा टाइमिंग लग जाता है लगभग में। ठीक है, और मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ यार कि अगर आप लोग को नहीं पढ़ाता हूँ, उसमें भी आप लोग बोलते हैं कि आप हमें आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ देते हैं। ठीक है, आप लोग को पढ़ाता हूँ तो मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। सच बता रहा हूँ, बड़ी दुविधा वाला काम है, बहुत सारा काम है मेरे पास और मैं अकेला आदमी। ठीक है, और ऊपर से मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम है जो मुझे लेना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जो भी है, मैंने बोला था कि मैं आपसे पढ़ाई के लिए कुछ पैसे मांगूंगा, तो आप लोग अपने मन से 10-10 रुपया इस क्यूआर कोड पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ कि आप मेरे लिए कुछ कर रहे हैं वाकई में, ठीक है, आपके वीडियोस से हमें हेल्प होता है, तभी करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपके वीडियो से मुझे 1% भी हेल्प नहीं होता है, ठीक है, तो आपको नहीं भेजना है। ठीक है, तो यहाँ से आप भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, चाहे आप पीडीएफ दे दूँगा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंड करके आप हाई लिख के भेज दीजिएगा। और कितना भेजना है, मात्र 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया भेजिएगा, उतना सही हमारा काफ़ी है। चलिए, और आपकी मर्ज़ी, भेजें या ना भेजें, मेरा बोलना था यार। ठीक है, क्योंकि क्या यूट्यूब का जो जैसे 1000 व्यूज़ पे आप लोग सोचते हैं कितना पैसा मिलता होगा, एजुकेशन चैनल को 1000 व्यूज़ पे ना लगभग 20 रुपया मिलता है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आप एक आदमी बोला था भाई आपको $500 महीने में हो जाता है। $500 दैट मीन्स कि आपका सॉरी 40,000 रुपया के आसपास, 40-42 हज़ार, उतना नहीं बनता है यार। उतना बनता तब तो मज़ा ही आ जाता। ठीक है, चलिए जो भी है, मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, आप ये दोनों क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, पहला है आपका, ये देखिए 23-27 सेशन में पूछा गया है। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा में एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वहाँ के द्वारा ये भी पेपर था, ईवीएस बैक का पेपर है। ठीक है, और आपका भी बैक का पेपर है ईवीएस, 50 मार्क्स का यहाँ पर भी हुआ था, 2 घंटा टाइमिंग था और इसी साल हुआ है। ठीक है, ये एग्ज़ाम हुआ है अप्रैल के टाइम में। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। इनका पेपर आया था सब्जेक्टिव फॉर्म में। ठीक है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म का पहले क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में है कि इन डैश सॉइल द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज लो। ठीक है, तो भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। इसका आंसर मैं क्या लिखूँगा यार, सॉरी, यहाँ पे 78% तो हमारा वायुमंडल में होता है, लेकिन भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी परसेंट होती है, इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, एक बार फाइंड आउट कर लीजिएगा। बाकी वायुमंडल में होता तो 78% होता। ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, 78 होगा या कुछ दूसरा होगा। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। तो वायुमंडल में हमारा CO2 की मात्रा है, देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 71%, ऑक्सीजन की मात्रा 21%। टोटल मिला के हमारा कितना हो जाता है, 8 और 1 9 7 2 99, और बाकी 1% में अन्य गैसें हैं। इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। कितना, 0.04%। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा 0.04% है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सी नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, तो कौन एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो कोयला एक दे दीजिए। ठीक है, कोयला जो है हमारा एक
गैर नवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा उत्पन्न नहीं होगा। पेट्रोलियम दे सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल दे सकते हैं, जीवाश्म ईंधन दे सकते हैं, कोई भी उसका आंसर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पे, और यहीं पे अगर आपको पूछ देता कि एक नवीकरणीय, तो नवीकरणीय में हो जाता फिर पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। डी नंबर है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है जब ध्वनि की तीव्रता डीबी से अधिक होती है। डीबी मतलब डेसिबल होता है, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल, या शोर का मात्रक डेसिबल, इसको शॉर्ट में डीबी लिखा जाता है, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल वी, डीबी डेसिबल। और जब 65 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होता है किसी भी जगह पे, ठीक है, तो क्या होता है, उसे शोर कहा जाता है। तब वह ध्वनि ध्वनि नहीं रह जाता, शोर बन जाता है, ठीक है, 65 डेसिबल से ज़्यादा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पृथ्वी दिवस को मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस, अर्थ डे, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 22 अप्रैल को हर साल पृथ्वी दिवस, अर्थ डे मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन किस टाइप से आए थे, तो सॉरी 15 मार्क्स वाले। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है 15 मार्क्स वालों में कि जैव सूचकांक को समझाइए, एक्सप्लेन बायो इंडिकेटर, ठीक है। एक मिनट, तो क्या था, एक्सप्लेन बायो इंडिकेटर। फिर है हमारा डिस्कस चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन क्या है इसके बारे में बताइए। देन है हमारा यहाँ पे जैव भू रासायनिक चक्र क्या है, कार्बन चक्र को प्रवाह आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है। व्हाट इज बायोकेमिकल साइकिल, एक्सप्लेन कार्बन साइकिल विथ फ्लो डायग्राम, ठीक है। डायग्राम बना के आपको बनाना है, और जब आपको डायग्राम बनाने बोले तो आपको पेंसिल का यूज करना है, ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन, एक्सप्लेन द मेन फैक्टर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के मुख्य कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे कि व्हाट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है, एक्सप्लेन विथ डायग्राम। तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, बायो पारिस्थितिकी पिरामिड क्या होता है, इसे चित्र के द्वारा समझाना है। देन हमारा क्वेश्चन था नेक्स्ट कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल इरोजन, ठीक है, या सॉइल कंजर्वेशन, एंड हाउ डू वी कंजर्व सॉइल, एक्सप्लेन, यानी कि भूमि संरक्षण क्या है, ठीक है, या हम भूमि को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो डिटेल में बताना है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन इस तरह से आया था। ये सभी आपका जो क्वेश्चन पेपर था, ये जब इतना देखें अभी, ये आपका था कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का। अब मैं शुरू कर रहा हूँ जो 2021 में हुआ करता था इस टाइप से, आपका SKMU दुमका में सेमेस्टर 2 में EVS का पेपर लिया करता था 50 मार्क्स का, सॉरी 40 मार्क्स का हुआ करता था वहाँ पे, ठीक है। और टाइमिंग उस टाइम पे 1.5 घंटा रहता था, फुल मार्क्स 40 रहता था, और पास करने के लिए उस टाइम रहता था 16 नंबर। अभी आपका 50 मार्क्स का आएगा और पास करने के लिए 20 नंबर आएगा। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पे आएगा या सब्जेक्टिव में, अपने आप में एक कन्फ्यूजन भरा सवाल है, इसलिए मैंने बोल दिया कि दोनों का प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब पेपर जो भी आए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, पढ़ना आपको दोनों है, ठीक है। दोनों पे फोकस कीजिए, दोनों को 2-2 घंटा टाइमिंग दीजिए। अभी तो अब आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो 2 घंटा ऑब्जेक्टिव पढ़िए, 2 घंटा सब्जेक्टिव पढ़िए, ठीक है। मैं आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जितना भी ऑब्जेक्टिव का है और सब्जेक्टिव का है, दोनों का, ठीक है। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और इंग्लिश हिंदी इसमें दोनों में क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं हिंदी को ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में लगता है, फिर भी इंग्लिश को भी देखा जाए, ठीक है। द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा अध्ययन जिसमें पर्यावरण और जीव दोनों सम्मिलित होता है उसको हम लोग बोलते हैं पारितंत्र, इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा कि मेढक में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। इन फ्रॉग रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। तो देखिए मेढक जो होता है, जिसको हम लोग बैंग बोलते हैं, बैंग समझते हैं, बैंग, हमको बचपन में पूछा जाता था कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हम बोलते थे खाटे की तरह बैंग, ठीक है। चलिए, तो मेढक में श्वसन कैसे होता है। मेढक जो है अपना फेफड़ा से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है, ठीक है, बाय स्किन एंड बाय लंग्स। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, बोथ ए एंड बी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए कभी कभी मेरा इंग्लिश अगर रीडिंग में कहीं पे दिक्कत आ जाए तो उसको माइंडेड कीजिएगा, क्योंकि मतलब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको मैं फर्स्ट टाइम पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पे उतना फोकस नहीं किया हूँ शुरू से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यह किसके कारण होता है। ट्यूबरक्लोसिस में तो है दोस्तों टीबी का बीमारी, जिसमें आदमी पूरा खांस खांस के खोंक खोंक के परेशान हो जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अरे टीबी हो गया इसका, और खंखार आने लगता है, पूरा खंखार को बलगम बोला जाता है, ठीक है, और उसके लिए एक स्पुटम टेस्ट करवाया जाता है, बलगम जांच। और यह जो टीबी होता है बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया को हम लोग हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है जीवाणु बोलते हैं, और वायरस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं विषाणु, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे। इंग्लिश में है कि हु स्टार्टेड चिपको मूवमेंट। दोस्तों चिपको आंदोलन जो है 1973 के समय में उत्तराखंड के चमोली जिला या कुछ जिला था, मैं शायद बोल रहा हूँ, ठीक है, उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें क्या है कि महिलाएं जो है पेड़ के सामने चिपक जाती थी कि अगर आपको पेड़ काटना है तो उससे पहले मुझे काटना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज, तो कितना हो जाएगा 21, 78, 12 या 87। तो 78% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21% हमारा ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 21 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज, ठीक है, तो 21 मार्च जो है हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को दोस्तों विश्व वन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाते हैं। 21 मार्च को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वही 5 जून पूछ जाए तो 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को, ठीक है, और विश्व वन दिवस 21 मार्च को। आगे देख लेते हैं। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन है 7 नंबर कि निम्न में से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है, ठीक है। इंग्लिश हर बार पढ़ना मुझे लगता है जरूरी नहीं है ना, फिर भी पढ़ लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज नॉट कोज बाय नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, तो इनमें से कौन सी समस्या ध्वनि प्रदूषण से नहीं होती है। देखिए रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन जो होता है, जिसमें आदमी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, ठीक है, और इसको mmHg से मापा जाता है, mmHg। Hg मतलब होता है पारा, अगर आप में से कोई साइंस पढ़े होंगे तो Hg मतलब होता है पारा, mm मतलब मिलीमीटर, ठीक है। और तो हाँ, ध्वनि प्रदूषण से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बहरापन भी आ जाता है, ठीक है, फिर आपका चिड़चिड़ापन भी आता है, ठीक है। और लेकिन बोलिएगा डायरिया, ये जो डायरिया है, डायरिया नहीं होता है, डायरिया होता है गंदा पानी पीने से, और डायरिया होगा ना तो सोच लीजिएगा कि आधा मर चुके हैं आप। मेरा एक बार हुआ था इसलिए मैं बता पा रहा हूँ आपको। इतना बार लूज मोशन होगा। लूज मतलब मोशन मतलब समझते हैं। लूज मोशन मतलब होता है कि इतना बार आप बाथरूम जाइएगा कि आप परेशान हो जाइएगा, पूरा शरीर का पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उस कंडीशन में आपको पीना पड़ेगा बाहर से ग्लूकोज, या फिर आपको पानी चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरिया बहुत डेंजर है यार, ठीक है, और यह आपका गंदा पानी से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से कौन नहीं होता है, डायरिया हमारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन एक बार उपयोग किए तो ख़त्म। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन जो जीवों से प्राप्त होते हैं, जैसे कोयला, ठीक है। तो हमारा यह एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, यानी कि दोबारा से इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल की सुंदरता क्षरण होती है। जो हमारा ताजमहल है धीरे धीरे पीला होते जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वर्षा होती है ना, ठीक है, बारिश का पानी और अम्ल वर्षा, उससे ताजमहल को क्षति पहुँच रहा है, और इसका कारण है सल्फर डाइऑक्साइड का कारण, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया किसने किया, ठीक है। नर्मदा बचाओ मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय, तो दोस्तों मेघा पाटेकर एक IAS ऑफिसर थी जो कि अपना पोस्ट छोड़ के नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए लग गई। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में बहता है, वैसे मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, इन सारे एरियाज़ में। और मध्य प्रदेश में बेसिकली मध्य प्रदेश के जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है नर्मदा को, ठीक है।
मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है नर्मदा को, ठीक है। और उस वहाँ पे उनको रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेघा पाटेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गंगा नदी के बारे में जानते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर। इसका भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। और भारत की राष्ट्रीय नदी भी है। पत्तियों का रंग हरा होता है, किसके कारण हरा होता है? तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में पौधे होते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जो होता है, कल मैंने बताया होगा, अगर आपने इससे वीडियो देखा होगा, तो खाद्य श्रृंखला में क्या होते हैं? पौधे या घास सबसे पहले उगते हैं, ठीक है। और इसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है भोजन बनाने में, ये स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, किसी को खा के नहीं। सूर्य का प्रकाश लेते हैं, स्वयं मिट्टी जल लेते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी कि ये क्या है? उत्पादक हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये उत्पादक हैं, प्रोड्यूसर हैं। तो खाद्य श्रृंखला में कौन है? उत्पादक, हरे पौधे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, या फिर हरे पौधे क्या हैं? उत्पादक हैं, ठीक है। और पूछ देगा कि उत्पादक कौन है, तो हरे पौधे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वनों की कटाई से क्या घटता है? अगर हम वनों की कटाई करने लगे तो हमारा वर्षा जो है कम मात्रा में होगा, ठीक है। पानी कम गिरेगा, रेनफॉल घट जाएगा, ठीक है। और तापमान धीरे धीरे वृद्धि होता जाएगा। यही कारण है कि हमारा दिन ब दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। आप लोग भी पेड़ लगाइए। मैं हर साल 4, 5, 6 से ज़्यादा पेड़ लगाता हूँ, इस साल भी लगाया हूँ, ठीक है। मेरा डेट ऑफ बर्थ कुछ दिन पहले ही पार हुआ। गेस कीजिए मेरा एज कितना होता होगा? चलिए बता ही देता हूँ, 23 का हूँ अभी मैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। राइनोसोर बोलते हैं गेंडा को, और एक सींग वाला गेंडा आपका कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है, ठीक है। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। वैसे इतना कुछ जानना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है हमारा भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? दोस्तों भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री थी, अमेरिकन फैक्ट्री। वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का एक गैस छोड़ा गया था। अब मालूम नहीं जानबूझ के छोड़ा गया था या लीक हुआ था, ठीक है। उसके कारण जो है पूरा बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई थी। और उस जो गैस निकला था वहाँ का, उस गैस का नाम था मिसाइल आइसोसाइनाइट, ठीक है। और यह अमेरिका की फैक्ट्री थी, यूनियन कार्बाइड के नाम से उर्वरक फैक्ट्री थी। बाद में इस फैक्ट्री को बंद करना पड़ा, ठीक है। और कुछ लोग बताते हैं कि अमेरिका हम लोगों पे ट्राई कर रहा था कि यह गैस का प्रभाव कितना खतरनाक है, जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गैस लीकेज हो गया था। वास्तव में ऐसा अमेरिका कुछ नहीं कर रहा था। मालूम नहीं सच्चाई क्या है। और 1984 में हुआ था यह घटना। क्वेश्चन है हमारा किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है? देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। अब बोलिएगा क्या बात कर रहे हो यार ठीक है, चलिए जो है वो तो बता ही दिया। इसका नाम जान लीजिए, रासायनिक नाम। विटामिन ए को रेटिनोन बोलते हैं, विटामिन बी को थायमिन बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरोल बोलते हैं, और विटामिन ई को टेकोफोरल बोलते हैं, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, विटामिन के को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। और जानिएगा क्या काफ़ी आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा कौन सा विषाणु से नहीं होता है? इनमें से कौन सा विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। विच डिजीज इज नॉट कोज बाय वायरस? देखिए रूबेला जो है वायरस से होता है। कोविड-19 सबको जानता है, वायरस का भंडार है एकदम। स्मॉल पॉक्स जिसको हम लोग छोटी माता बोलते हैं, ठीक है। और उस टाइम पे हम लोग नीम वगैरह पूरा खाटी वगैरह में लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ पे सोते हैं बेड वगैरह में। तो स्मॉल पॉक्स छोटी माता भी होता है आपका वायरस से। वायरस मतलब विषाणु, ठीक है। लेकिन लेप्रोसी जो होता है, जिसको लेप्रोसी को बोलते हैं कुष्ठ रोग, जिसमें शरीर में चमड़ी फटने लगता है उसका और एकदम घाव जैसा हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपका जीवाणु के कारण होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड रेन इज कोज बाय? अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? दोस्तों अम्ल वर्षा जो होता है यह हमारा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O नाइट्रस ऑक्साइड ना। चलिए नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र के जैविक घटक कौन से हैं? देखिए जिसमें जीवन पाया जाता है उसको जैविक घटक बोलते हैं, जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है उसको अजैविक घटक बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है।
और जिसमें जीवन नहीं पाया जाता उसको बोलते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो हमारा जैविक घटक कौन सा है? उत्पादक यानी कि हरे पौधे, इनमें जीवन पाया जाता है, बिल्कुल जीवन पाया जाता है। उपभोक्ता यानी कि हम लोग, ठीक है, जैसे घास को किसने खाया? बकरी ने खाया, तो बकरी भी उत्पादक उपभोक्ता हो गया। और जैसे साग सब्जी को भी हम लोग खाते हैं, ठीक है, साग भी खाते हैं ना यार, तो साग सब्जी भी हम लोग खाते हैं, तो हम लोग भी उपभोक्ता हो गए, ठीक है। हाँ, मेरी सिस्टर आई थी बुलाने के लिए। अच्छा, आप में से कौन कौन हमको देखे हैं? चलिए थोड़ा सा दिखाई देते हैं। देखिए मैं छत के ऊपर में बैठा हूँ, ठीक है, और ये सिल्वर प्ले बटन है, उसको तो पहचानते ही होंगे। थोड़ा सा सामने से दिखा देता हूँ, ठीक है, पहचान लिए उनको? कौन है? ऐसा ऐसा आप भी इमेज रखा कीजिए एक दो, और इनको थोड़ा सा पहचान लीजिए, ये कौन है? कमेंट में बताइएगा कौन कौन पहचान पाए इनको, ठीक है। चलिए अब काम शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो लाइफ बहुत स्ट्रगल भरा है यार, क्या बताएं ना, ज़िंदगी इतना आसान नहीं होता है जितना सबका आसान होता है, उतना सबका आसान नहीं होता है। चलिए, सबके जीवन में अपनी अपनी समस्याएं हैं। मेरा एग्ज़ाम भी चल रहा है एमए का, फिर भी आप लोग को पढ़ा ही रहा हूँ। पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं टीचर नहीं हूँ यार। 19 नंबर है हमारा, पारितंत्र के जैविक घटक कौन है? ठीक है, तो जिसमें जीवन पाया जाता है उसको बोलते हैं जैविक घटक। तो हमारा देखिए, उपभोक्ता में जीवन पाया जाता है, ठीक है, उत्पादक में जीवन पाया जाता है, और अपघटक में भी जीवन पाया जाता है। अपघटक मतलब आपका विषाणु वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसमें भी जीवन पाया जाता है, ऐसा नहीं कि उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। विषाणु हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया, इसमें भी जीवन है, ठीक है। लेकिन क्या पूछा गया है कि किसमें जीवन पाया जाता है? तो इनमें सभी हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, इन तीनों में जीवन पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और एक बात बताता हूँ कि जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाए इनमें से सभी, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मालूम है और वहाँ पे अगर ऑप्शन मिल जाए ऑल ऑफ दीज, तो आप उसका आंसर कीजिएगा इनमें से सभी, ठीक है। 90% संभावना है कि वो क्वेश्चन आपका सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है, किसमें आपका प्रदूषण नहीं होता है? तो कोयला में तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, क्योंकि झारखंड का हूँ तो मालूम है यार, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा में बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, नाभिकीय मतलब क्या बम ब्लास्ट वगैरह बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, न्यूक्लियर। सौर ऊर्जा में प्रदूषण नहीं होता है, सौर ऊर्जा दैट मीन्स कि सूर्य का प्रकाश, इसमें एक भी पॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। 21 नंबर है हमारा, इन्फ्लुएंजा के कारण क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है हमारा एक क्या है? वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वायरस, विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22 नंबर, नागफनी का पौधा होता है। नागफनी का पौधा देखे होंगे आप लोगों ने, कांटा कांटा होता है, हरा हरा टाइप से होता है, और जनरली यह आपका मरुस्थलीय एरिया में पाया जाता है। अगर आपने बचपन में छोटा भीम वगैरह देखते होंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नागफनी का पौधा वगैरह दिखाया जाता था बार बार, ठीक है, मरुस्थलीय पौधा। हम लोग बचपन के टाइम में लोगों के घर में देखने जाते थे शक्तिमान, छोटा भीम, और क्या होता है यार, सोनपरी, हातिम, आप देखें इन सब को देखे ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा, दमा में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब हम लोग दमा यानी कि आदमी बहुत ज़्यादा हाँफने लगता है, थोड़ा सा अगर चल देगा ना, चाहे दौड़ देगा, ठीक है, तो उसको हाँफनी शुरू हो जाता है पूरा एकदम इस टाइप से, ठीक है। और यह जो है आपका फेफड़ा से होता है, फेफड़ा अगर आपका ख़राब हो गया, ठीक है, जनरली इसमें जो है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है दमा, ठीक है। तो लंग्स इसमें जो है हमारा इफेक्ट रहता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B12 की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है? तो B12 की कमी से हमारा एनीमिया रोग होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रक्त अल्पता बोलते हैं। और हमारा पीएच मान जो है, सॉरी पीएच मान बोल रहे हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है, HB% जिसको बोला जाता है हीमोग्लोबिन, HB%, यह बॉयज़ में कितना होना चाहिए? मोर देन 40%, ठीक है, 14 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, पुरुषों में, और महिलाओं में 12 ग्राम से ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपका है इतना तो बहुत अच्छा है, और ख़ास करके जब गर्ल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं उनका हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा होना चाहिए, अन्यथा आपके जो है जो बेबी होने वाला है उस पर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, फिर उसको थैलेसीमिया होने का संभावना रहता है। अब बोलिएगा इतना आपको कैसे मालूम है? यार मैं मेडिकल फील्ड में 3 साल काम किया हूँ, 12th में जब दिया उसके बाद से ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो 12th के बाद से ही मैंने काम करना शुरू किया, पूरा ग्रेजुएशन पढ़ाई के साथ काम करके पढ़ाई किया हूँ। चलिए, आप लोग भी ये मत सोचिएगा कि
लाइफ में आराम से कर ले, नहीं मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत बहुत ज़रूरी है और भागिए नहीं मेहनत से, ठीक है। हैजा एक रोग है, हैजा कैसा रोग है एक, ठीक है। तो हैजा जो है हमारा गंदा पानी पीने से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जल जनित, पानी जनित, ठीक है। गंदा पानी पीने से होता है और आपका जीवाणु से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें कौन सर्वभक्षी है, ठीक है। विच वन इज ऑमनीवेरियस, इनमें से कौन एक सर्वभक्षी है, यानी कि सब खाता है, मांस भी खाता है और साग सब्जी भी खाता है। तो सबसे बड़ा कौन है, हम लोग ही हैं, ठीक है, मैन, आदमी, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए शाकाहारी को हार्निवेरियस बोलते हैं, ठीक है, और सर्वाहारी को ओमनीवेरियस और मांसाहारी को कार्निवेरियस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। तो जल प्रदूषण से हमारा टाइफाइड होता है, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा तो आपका लीवर यानी कि आँत जो है ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पेचिस भी होता है हमारा गंदे पानी से, और फिर हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीलिया यानी कि जॉन्डिस भी होता है हमारा गंदा पानी पीने से। 28 नंबर है हमारा, इनमें से कौन जड़ का भूमिगत रूपांतरित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन जो है जड़ का भूमिगत रूपांतरण नहीं है, मतलब इनमें से कौन जड़ नहीं है। तो मूली एक प्रकार का जड़ है, ठीक है, रेडिश जिसको बोलते हैं, गाजर यानी कि कैरोट ये भी एक प्रकार का जड़ है, चकुंदर यानी कि बीट जो लाल लाल होता है, बीट खाए हैं ना सलाद के साथ, तो वो भी एक प्रकार का जड़ है। लेकिन आलू जो है जड़ नहीं है, तो क्या है, तना है, बचपन से पढ़े होंगे, आलू क्या है, एक तना है, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र के दो घटक कौन से हैं। टू कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, ठीक है। तो पारितंत्र के दो घटक कौन कौन से होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। तो देखिए कहाँ पे है, ऑप्शन बी, जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है, बायोटिक एंड एबायोटिक। एफोटिक लिख दिया, क्वेश्चन इंग्लिश में थोड़ा सा गलत है, ठीक है। 30 नंबर है हमारा, पृथ्वी की सतह पर 71% से ढका हुआ क्या है। तो पृथ्वी के 3 भाग में एक भाग क्या है, आंसर हो गया आपका ना, मालूम पड़ गया कहाँ पे है, सी नंबर पे है, जल, ठीक है। 31 नंबर है, खाने की विधि एवं दूसरों द्वारा खाए जाने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो खाने की विधि एवं दूसरों द्वारा खाए जाने को क्या कहा जाता है, मतलब मैंने बताया था, एक घास है, फिर घास को बकरी ने खाया, बकरी को फिर बाघ ने खाया, ठीक है, बाघ मर गया, फिर बाघ को किसने खाया, तो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों ने खाया, फिर बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव से फिर घास बना। तो यह जो जाल बन जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य जाल के नाम से, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। अरे यार कन्फ्यूजेबल है ना, यहाँ पर भी खाद्य जाल लिखा है और यहाँ पे हमारा लिखा है खाद्य श्रृंखला। तो राइट आंसर हो जाएगा, दोनों ऐसे हो सकता है, लेकिन इंग्लिश को देखिएगा तो फूड चेन, जाल का हम लोग ज़्यादातर पकड़ेंगे इंग्लिश को, तो फूड चेन यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। वैसे इनको ये जाल यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, ठीक है। खाद्य श्रृंखला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो हमारा क्वेश्चन है 32 नंबर, इनमें से किस समूह में सर्वाधिक संकटग्रस्त प्राणी है। देखिए सबसे ज़्यादा जो अभी हमारा वर्तमान समय में संकटग्रस्त प्राणी है वह कौन से हैं, तो वह है दोस्तों मैमल्स। मैमल्स मतलब होता है स्तनधारी, ठीक है, और वैसा जीव जिसके स्तन से दूध निकलता है और वह अपने बच्चों को, संतान को, ठीक है, दूध देती है, तो इसको स्तनधारी बोला जाता है, ठीक है। तो और ये सबसे अभी अभी खतरे में है मनुष्य को छोड़ के आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शनल जिसको इंग्लिश में बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बायोटिक कंपोनेंट्स इज, ठीक है, जैविक घटक कौन है। वायु में जीवन पाया जाता है, नहीं पाया जाता, पानी में नहीं, पौधों में जीवन पाया जाता है, हाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर है, किसी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष उपभोक्ता कौन होते हैं। तो किसी चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र का शीर्ष उपभोक्ता कौन होता है, जैसे मैंने बताया था कि घास है, ठीक है, घास को किसने खाया, बकरी ने, बकरी को किसने खाया, शेर ने खाया। तो सबसे यहाँ पे ऊपर में कौन आ रहा है, शेर ही आ रहा है, क्योंकि शेर फिर मर के उसको बैक्टीरिया में खा रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो है ये तो शेर मर जाता है, यहाँ पे सबसे ऊपर में कौन आ रहा है खाने के मामले में, तो बाघ आ रहा है। बाघ कैसा जीव है, एक मांसाहारी जीव है, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कार्निवेरियस। अगर आपको इंग्लिश वर्ड नहीं मालूम है इसका तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको पकड़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हार्बी वॉरियस बोलते हैं शाकाहारी को। ठीक है, जो लोग शाकाहारी होते हैं, हार्बी वॉरियस, हार्बी वॉर्स ना इंग्लिश में। फिर मांसाहार को कार्निवोर्स, और बैक्टीरिया को नहीं याद करना होगा, सर्वाहारी को ओमनिवेरस। ठीक है, कार्नी, हार्बी और ओमनी, तीन को याद रखिएगा ना बस। नेक्स्ट है हमारा कि MBA स्टैंड फॉर। MBA का फुल फॉर्म क्या होता है? अब बोलिएगा MBA तो नाम सुना सुना लग रहा है। MBA एक कोर्स है जिसका नाम है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन सॉरी यहाँ पे MBA नहीं है, MAB है, सॉरी MAB है ना। तो MAB का अर्थ क्या होता है? तो MAB का अर्थ हो जाता है हमारा मैन एंड बायोस्फीयर। ठीक है, मैन एंड बायोस्फीयर हो जाएगा, यानी कि मनुष्य और जीवमंडल। देखिए 3 गो मंडल होता है। कौन कौन से मंडल हैं? वायुमंडल, ठीक, जलमंडल और स्थल मंडल। इन तीनों के मिलने से बनता है हमारा एक नया मंडल जिसका नाम है जैवमंडल। ठीक है, वही जीवमंडल है, जीवमंडल चाहे जैवमंडल। ठीक है, जिसमें जीवन पाया जाता है। हो गया, तो मनुष्य और जीवमंडल MAB का फुल फॉर्म होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी का वह हिस्सा जहाँ जीवन होता है उसे क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने आंसर किया है, क्या होगा? वायुमंडल में जीवन संभव है ना, भूमंडल में केवल भूमि रहेगा, हवा भी नहीं रहेगा और जल भी नहीं रहेगा। केवल जल रहेगा तब भी संभव नहीं है, तीनों चाहिए। दैट मीन्स हमारा बायोस्फीयर हो जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में जीवमंडल। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं वायुमंडल को एटमॉस्फेयर, भूमंडल को बोलते हैं लिथोस्फेयर, और जलमंडल को बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो 11, अरे यार इतना ही क्वेश्चन है, चलिए सॉरी इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या 11 जून लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे EVS के रूप में। बाकी जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है आप लोग क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, मैं तुरंत से आप लोग को आंसर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आने वाले बच्चे को दिक्कत ना हो। और अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर जो है उसका भी आप लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शुरू बार सिलेबस चेंज हुआ है ना, आपका हार्ड होगा, आपके आने वाले कैंडिडेट्स का आसान हो जाएगा, आपके जूनियर कैंडिडेट्स का, क्योंकि उसे मालूम पड़ जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव आता है या सब्जेक्टिव आता है, इंग्लिश में आता है या हिंदी में आता है, कितना नंबर का आता है, सब कुछ हिंट होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि बड़ा भाई जो है थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करता है। मान लीजिए आप बड़ा भाई हैं और आपके आने वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो आपके छोटे भाई और छोटे भैया बहन हैं। ठीक है, चलिए जो भी है सब देखिए, आप अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं तो आपके बारे में भी ऊपर वाला अच्छा सोचता है, ऐसा मेरा मानना है, बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। और क्या बोलेंगे, इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में। डेली कम से कम 4 घंटा पढ़ा कीजिए। देखिए आप अगर 21 साल के हैं, मेरा एक सजेशन रहेगा, 21 साल प्लस के हो जाते हैं, अभी आप में से बहुत से लोग नहीं होंगे 21 साल प्लस के हो जाते हैं। ठीक है, आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप काम करके पढ़ाई करें। ठीक है, 18 साल भी हो गया फिर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, काम करके पढ़ाई करें, क्योंकि आप काम करके पढ़ाई करेंगे, आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप पढ़ाई के साथ काम करिएगा ना, कोई एक चीज़ नहीं, केवल काम भी नहीं करना है ना केवल पढ़ाई करना है, अगर घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो। ठीक है, क्योंकि मैं गुजर चुका हूँ इस स्थिति से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, काम कीजिए और पढ़ाई कीजिए दोनों, अगर आपकी घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। अगर घर की आर्थिक स्थिति सही है, बहुत अच्छा है, वेल कंडीशन, फादर आपके मोर देन 30,000 या मोर देन 50,000 कमाते हैं पर मंथ, तो आप यहाँ पे 21 साल तक आराम से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। उसके साथ मैं चाहूँगा कि 21 साल के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहें तो 2 साल ले लीजिए, 23 साल। लेकिन 23 साल के बाद आप जैसे ही हो जाते हैं आप अपना काम कुछ ना कुछ शुरू कर दीजिए साइड में, या कोई प्राइवेट जॉब कर लीजिए, उसके साथ ही आप तैयारी करें। क्योंकि अगर आप एक उम्र के बाद अगर आप नहीं करते हैं ना तो आप में जो क्या बोलते हैं आलसीपन, कोरियापन आ जाता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा मानना है कि 23 साल के बाद आदमी को काम शुरू कर देना चाहिए, कोई ना कोई प्राइवेट जॉब, क्योंकि बाद में फिर आपको फ्यूचर भी देखना है। ठीक है, और अकेले किसी गवर्नमेंट जॉब के भरोसे नहीं रहना है। वैसे मैं खुद कर रहा हूँ तैयारी तो मैं समझ सकता हूँ, बहुत टफ होता है आजकल के ज़माने में। ठीक है, बाय।